नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, एग्जिट पोल का मामला पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गया है। हर जगह एग्जिट पोल की चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाह और डोभाल ने जो कुछ किया है उसकी भनक जनता को मिल गई है। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री की हेट स्पीच जिस तरह से आम आदमी के बीच चर्चा का विषय था, चाहे वो मंगलसूत्र हो, चाहे वो भैंस खोलने की बात हो और चाहे तमाम हेट स्पीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के पक्ष में हेट स्पीच दिया था, उसकी चर्चा भी पूरे देश में हुई और खास करके संविधान बचाने की चर्चा देश भर में हुई और दलितों और ओबीसी के लोगों ने संविधान को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा किया और बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लोगों को लग रहा है कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं, इसे तमाम सर्वे एजेंसियों ने जनता के बीच जाकर के सर्वे किया होगा और उसके बाद ये आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन आप भ्रम में हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल का काम सर्वे एजेंसियों ने नहीं किया है। इस बार मोदी की मर्जी से शाह और डोभाल, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इनकी देखरेख में एग्जिट पोल के आंकड़े तैयार किए गए। पिछले 21 मई को सवाल उठता है कि जब शाह और डोभाल की देखभाल में आंकड़े तैयार किए गए बगैर किसी सर्वे के, तो 21 मई के बाद जितने भी चरण आए, चुनाव हुए, उनके आंकड़े कैसे आ गए सर्वे में और किस तरह से आंकड़ों में हेरा फेरी की गई और किस तरह से अविश्वसनीय हो गए आंकड़े। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है लड़ने के लिए। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे जीतते हुए इन सर्वे में 6 सीटों पर दिखाया गया है। आप अनुमान लगा लीजिए कि सर्वे करने वालों और आंकड़े बनाने वालों को यह भी नहीं पता था कि लोक जनशक्ति पार्टी 5 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे 6 पर जिताया जा रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु में कांग्रेस को 33 सीटों पर जीतते हुए दिखाया जा रहा है, जबकि 33 सीटों पर कांग्रेस लड़ ही नहीं रही है। और दूसरी बात, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कितना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तमिलनाडु पेरियार की भूमि है और पेरियार नास्तिक थे। पेरियार के समय में ही डीएमके और एआईडीएमके का गठन हो गया था। यह पार्टियां धर्म को, या यूं कहें कि हिंदू धर्म के पाखंड को, अंधविश्वास को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को नहीं मानती हैं। किसी काल्पनिक ईश्वर को भी नहीं मानती हैं। आपने सुना होगा चुनाव से पहले कि स्टालिन के बेटे ने किस तरह से सनातन धर्म की धज्जियां उड़ाई थी और स्टालिन ने भी
धज्जियां उड़ाई है, एक नहीं अनेकों बार। एआईडीएमके के नेताओं ने भी सनातन धर्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है पिछले कई महीनों, कई सालों में, या यूं कहें जब से एआईडीएमके का जन्म हुआ है तभी से। डीएमके की प्रमुख रह चुकी जयललिता के खिलाफ भी सवाल उठाया था जनसंघ ने, आरएसएस ने कभी, कि वह तो नास्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास ही नहीं करती हैं, सनातन धर्म को मानती ही नहीं है। तो स्टालिन के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी उसके सामने नहीं टिक सकती है और कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुमत नहीं मिला है। एक बार एक सीटें आई है, वो भी एआईडीएमके के मदद से। हम नहीं कहते कि वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का निश्चित रूप से वोट प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि वह 1, 2 सीटें, 3 सीटें या 10 सीटें जीत सकेगा। किसी किसी सर्वे एजेंसियों ने 2 दिया है वहाँ तमिलनाडु में, किसी ने 3 दिया है और एक ने, चाणक्य टुडे ने तो हद ही कर दी, उसने 10 सीटें दिया है कि 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में जीत रही है। इसी तरह से केरल में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार नहीं है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनाधार बढ़ाने की कोशिश जरूर की है और हो सकता है वह कोशिश कामयाब भी हुई है, लेकिन इतना कामयाब नहीं हुई है कि वहां पर 4 और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए। कोई सर्वे वहां पर 3 दे रहा है, 3 सीटें, कोई 4, कोई 5, कोई 1 से कम कोई नहीं दे रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि इन सर्वे एजेंसियों के आंकड़े जो शाह और डोभाल ने तैयार करवाए थे, वही आंकड़े सारे मीडिया को बांट दिया गया और यह हिदायत दी गई कि इसमें मामूली हेर फेर करके और 1 जून को टीवी पर दिखाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों के माध्यम से मनोवैज्ञानिक दबाव न सिर्फ विपक्ष पर डालने की कोशिश की है, बल्कि चुनाव आयोग को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। चुनाव आयोग के अंतर्गत जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वह उस जिले के डीएम होते हैं, उन डीएमओ को भी प्रभावित करने की कोशिश की गई है और डीएम को प्रभावित करने की तो इतनी कोशिश की गई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 डीएम को फोन करके हिदायत दी है कि 300 से कम सीटें नहीं आनी चाहिए। 300 सीटें आने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला गया है। तो क्या डीएम जिनके पास अमित शाह का फोन आया है वे चुनाव में हेर फेर करेंगे या ईवीएम में हेर फेर करेंगे या गणना में हेर फेर करेंगे या चंडीगढ़ मॉडल अपना करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, यह तो 4 जून को पता चलेगा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को सख्त हिदायत दी है कि 4 जून को काउंटिंग के समय आंखें खोले रखें कार्यकर्ता और हर गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी तरह से धांधली और चंडीगढ़ मॉडल न होने दें। आज भी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें कहा गया है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं। राहुल गांधी ने तो कहा कि मोदी मीडिया का पोल है, एग्जिट पोल नहीं है। तो कांग्रेस सवाल दर सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को भी भारतीय जनता पार्टी का जिताऊ
मशीनरी का एक हिस्सा बना दिया है। संवैधानिक संस्थाओं को तो पहले ही अपने दायरे में ले लिया है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, सबका भगवाकरण कर दिया है। और भगवाकरण होने के बाद ये एजेंसियां या ये संस्थान सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अगर चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए फर्जी ढंग से आंकड़े गढ़ता है, 1,09,00,000 का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन उसके बाद लगभग 1.5 करोड़ और ऐसे वोट जुड़े हैं जिसके बारे में आशंका है कि वो वोट पड़े ही नहीं। लगभग 2,500 करोड़ वोट फर्जी हैं और यही 2.5 करोड़ वोट अगर चुनाव में हुए ईवीएम में डाल दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है। लेकिन तब भी उतनी बड़ी जीत नहीं होगी जितनी बड़ी जीत एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, चाहे वो टुडे चाणक्य हो, चाहे वो एक्सिस माई आज तक का सर्वे हो, जितने भी सर्वे हैं, इसमें 4 सर्वे ने दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने जा रही है। जो मोदी ने कहा था वही सर्वे ने कर दिखाया है। हालांकि सर्वे ने अपने से कुछ नहीं किया, जो डोभाल और शाह ने हिदायत दी थी, जो आंकड़े भेजे थे 21 मई को, उसी को दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सर्वे एजेंसियों को आर्थिक फायदा पहुंचाती है, उन्हें करोड़ों रुपए का अनुदान देती है, तो ये एजेंसियां क्यों नहीं उनके लिए काम करेंगी और क्यों नहीं वह भारतीय जनता पार्टी के एक ब्रांच के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सेवा करेंगी। और इस सेवा की कड़ी में अगर चुनाव आयोग भी खड़ा हो गया है तो वह भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की सलाह को नहीं माना नरेंद्र मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को निर्मित करने के लिए या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो और जिसमें विपक्ष का कोई बड़ा नेता हो या सबसे बड़े पार्टी जो विपक्ष की है उसका नेता हो। लेकिन इस बात को नरेंद्र मोदी ने सिरे से ठुकरा दिया और अपनी मर्जी से चुनाव आयुक्त एक नहीं 3 बना दिया और एक आयुक्त को तो इस्तीफा ले लिया, क्योंकि उससे राजीव कुमार की नहीं पड़ती थी। उसकी अंतरात्मा जग गई थी, वह भारतीय जनता पार्टी की टूल मशीन बनने का काम करने से मना कर दिया, इसलिए उनसे इस्तीफा ले लिया गया और अपनी मर्जी से आईएएस अफसरों को जो रिटायर्ड हो चुके थे या सेवा में थे तो बीआरएस दे करके उन्हें सेवा मुक्ति दिला करके चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो जो चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी ने बनाया है, तो क्या वे चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी को चुनाव आचार संहिता जारी होने पर एक बार एक नोटिस भी नहीं भेजी गई। चुनाव आयुक्तों की कैसी जरूरत जो प्रधानमंत्री को नोटिस भेजें। याद रहे 2019 में अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस बार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए हैं, उसी तरह से 2019 में भी उड़ाई थी। पुलवामा जैसे राष्ट्रीय मामले को ला करके राष्ट्रवाद का तड़का लगाया था और अपील किया था पूरे देश से, मतदाताओं से कि भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और जितने भी नए 18 साल के वोटर आए हैं वे तो जरूर जिताएं। और इसका असर भी पड़ा था। लेकिन सेना का इस्तेमाल, धर्म का इस्तेमाल, सांप्रदायिकता आदि का इजाज़त नहीं देता है संविधान की इनका इस्तेमाल किया जाए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सेना से चुनाव प्रचार भी करवाया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगभग 1 साल पहले से लेकर कई महीनों तक सेना ने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है। इसे चीख चीख करके पत्रकारों ने बताया, खास करके यूट्यूब के पत्रकार जो स्वतंत्र होते हैं, उन्होंने बताया, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया। न तो चुनाव आयोग ने, न सुप्रीम कोर्ट ने, न हाई कोर्ट ने, किसी भी स्वायत्त बॉडी ने संज्ञान नहीं लिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजाल है कि कोई चुनाव आयुक्त नोटिस भेजे। आज जो 3 चुनाव आयुक्त हैं, इनकी हिम्मत इसलिए नहीं पड़ी कहीं ऐसा न हो कि अशोक लवासा जैसा व्यवहार करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मालूम है आपको, अशोक लवासा के परिजनों के ऊपर सीबीआई, ईडी, आईटी के छापे भी पड़े थे और उस छापे में कुछ भी नहीं मिला। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कोई भी मामला सामने नहीं आया था। लेकिन अशोक लवासा को जिस तरह से चुनाव आयोग से हटाया गया था, उस पर प्रश्न उठाया था कांग्रेस ने भी, दूसरी विपक्षी पार्टियों ने। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां विरोध करती रहे। किसी भी मामले पर, किसी भी मुद्दे पर उसका असर नरेंद्र मोदी पर नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार की आहट आ रही है, इसलिए मीटिंग दर मीटिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि गर्मी से बचाव या तापमान पर नियंत्रण पाने के लिए मीटिंग की जा रही है, लेकिन वो मीटिंग सियासी तापमान पर नियंत्रण पाने के लिए की जा रही है कि किस सूरत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को नहीं आने दिया जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और इसके लिए कई हथकंडे शुरू से अपनाए गए, कई रणनीतियां बदली गई, कई मुद्दे बदले गए, लेकिन इंडिया गठबंधन जीत की मुद्रा में रहा, आत्मविश्वास से लैस रहा और मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और मजबूती के साथ जीतने जा रहा है। आपको हम याद दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन किया, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किया, तो उस समय लगा कि पूरा देश राममय हो गया है। 97 करोड़ मतदाता राम भक्त हो गए हैं, मोदी भक्त हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो समीकरण बदले हैं, उसमें उसकी कई वजह है समीकरण बदलने और राम मंदिर का मुद्दा हवा हवाई होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो कई बार मैंने बताया है अपने वीडियो में कि उसे हिंदू समाज या कहें कि संपूर्ण हिंदू समाज का के साथ विश्वासघात किया था नरेंद्र मोदी ने। आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके चुनाव की हड़बड़ी में सियासी स्टंट बना दिया था, सियासी इवेंट बना दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े धार्मिक अनुष्ठान को। इसकी वजह से न केवल सनातनी हिंदू नाराज हुए, बल्कि हिंदुओं से लेकर के संत महंत मठाधीश और यहाँ तक कि शंकराचार्य भी आग बबूला हो गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बद्दुआ भी दिया था, अभिशाप भी दिया था। तो एक महीने बाद, जनवरी के बाद राम मंदिर का मुद्दा हवा हवाई हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी की गारंटी पर आते हैं और अपने घोषणा पत्र या संकल्प पत्र का नाम नहीं देते हैं, उसे मोदी की गारंटी कहते हैं। लेकिन मोदी की गारंटी में जो घोषणा पत्र में बातें लिखी हुई हैं, वह कांग्रेस के घोषणा पत्र जैसे प्रभावी नहीं साबित हुई और मोदी को लगा कि मोदी के घोषणा पत्र या मोदी की गारंटी का भी असर इस देश के मतदाताओं पर नहीं पड़ रहा है। उसके बाद नरेंद्र मोदी फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं और
हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और इन चुनाव में हिंदू मुस्लिम कितना घटिया स्तर पर ले गए, किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया कि पूरा देश, विपक्ष ही नहीं बल्कि मतदाता और जागरूक व्यक्ति, भारत के जागरूक नागरिक भी प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए। मंगलसूत्र को लेकर के, भैंस खोलने को लेकर के, मीट मटन मुजरा सब कुछ पर सवाल उठाया गया और यह कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की गरिमा भी खत्म कर चुके हैं, रही सही गरिमा भी चुनाव तक लगता है खत्म कर देंगे। इसके हिंदू मुस्लिम करने पर भी भारतीय जनता पार्टी को मनचाहे वोट नहीं मिल सके, तो उसके बाद एग्जिट पोल पर आ गए और एग्जिट पोल के जरिए चुनाव आयोग को धमकी देने, रिटर्निंग ऑफिसर को धमकी देने, फोन करके डीएम को प्रभावित करने के लिए जो उपाय किया है उसे आप अच्छी तरह से देख और सुन रहे हैं। 4 जून को क्या होगा अगर इनका चंडीगढ़ मॉडल आ गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की रणनीति काम कर गई, तब यह जरूर चुनाव में हेरा फेरी करके जीतने की कवायद करेंगे। लेकिन इस बार कांग्रेस भी चौकन्ना है। विपक्ष को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मोदी और शाह कुछ भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो चंडीगढ़ मॉडल हो, चाहे वो डीएम को हड़काना हो, चाहे वो चुनाव आयोग के आयुक्तों के ऊपर प्रभाव डालना हो, और चाहे वो चंडीगढ़ की तरह धांधली करके चुनाव जीतने और अपनी सरकार बनाने का अवसर प्राप्त करने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से नहीं, अयोध्या प्रकरण के बाद से ही डरे हुए हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा भगवा ब्रिगेड डरा हुआ है जब इंडिया गठबंधन का अस्तित्व आया, और इंडिया गठबंधन को खत्म करने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और कुछ हद तक कामयाब भी हुए। लेकिन इतनी कामयाबी नहीं मिल सकी कि इंडिया गठबंधन को जड़ से उखाड़ करके फेंक दें और उनके सामने चुनौती देने वाला कोई न हो। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एग्जिट पोल के जरिए तमाम छत्रपों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे भी सुन लीजिए। ममता बनर्जी की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने संदेश खाली में जो घिनौना प्रकरण उभर करके आया, बलात्कार का, बलात्कार हुआ ही नहीं। जिन महिलाओं ने आरोप लगाया था कि बलात्कार हुआ है हमारे साथ, वो महिलाएं मुकर गई और कहने लगी हमने तो 2000 रुपए ले करके सादे कागज पर साइन कर दिया गया था और इसी के आधार पर एफआईआर कराया गया। तो ममता बनर्जी को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम नहीं आया। और जिस तरह से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम एग्जिट पोल कर रहा है, उससे ममता बनर्जी की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री की तमाम कोशिशें चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले राम मंदिर से लेकर के अब तक के जितने भी प्रयास थे इंडिया को धराशायी करने के लिए, सब एक के बाद एक धराशायी होते गए। और हमें लगता है कि इनका अब कोई भी ब्रह्मास्त्र इन्हें नहीं जिता सकता है, और वही होगा 4 जून को खेला होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 272 से नीचे आ जाएंगे। तमाम सर्वेक्षकों का कहना है कि 272 के नीचे कोई भी आंकड़ा आ सकता है, और राहुल गांधी का तो यहाँ तक कहना है कि 150 पर सिमट जाएंगे। अखिलेश यादव का कहना है कि 140 पर सिमट जाएंगे। अब ज़्यादा दिन नहीं है, 48 घंटे से भी कम रह गए हैं।
मतगणना शुरू होने के लिए इंतज़ार कीजिए, लेकिन इतना समझ लीजिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने चाल चरित्र चेहरे के अनुसार मतदान को प्रभावित करने या चंडीगढ़ मॉडल अपना करके जीतने की कोशिश करेगी तो वह सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद स्वतः संज्ञान ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।